हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैंटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरे चैप्टर को हम माइंड मैप के थ्रू समझने वाले हैं। तो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, और जो आपकी एक क्विक रिवीजन है साथ साथ में वो भी हो जाएगी। और लास्ट मोमेंट पर जब आप एक रिवीजन लेकर जाते हैं तो वो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आती है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलिए जानते हैं इसका माइंड मैप के थ्रू इस पूरे चैप्टर की हम एक रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टुमल्टियस टाइम की, राइट। तो बच्चे, टुमल्टियस टाइम क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक तरफ खुशी का माहौल होता है तो दूसरी तरफ थोड़ा सा हम क्या होते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं ना। तो एक तरफ हम इंडिपेंडेंट हो गए तो दूसरी तरफ जो है इंडिया का पार्टीशन हो गया, तो पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गई थी। तो ये वो वाला टाइम था। तो यहां पर हम इसमें सबसे पहले हम क्या जानते हैं? सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केम टू बिगन। तो इसमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे? 300 मेंबर्स थे, और 6 जो मेंबर्स थे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अगर मैं बात करूं कि वो 6 मेंबर कौन कौन से हैं, तो वो 6 मेंबर आ जाएंगे आपके थ्री ट्रायोज हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कौन आ जाएंगे? सेकंड हो जाएंगे आपके कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और थर्ड कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये तीनों कांग्रेस लीडर थे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे कौन सी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर, राइट। और फिर आ जाएंगे आपके 4th नंबर पर कौन आ जाएंगे? 4th नंबर पर आ जाएंगे आपके के.एम. मुंशी, ठीक है। कहां से आ जाएंगे? के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी मैं यहां पर लिख देती हूं। और 6 जो कौन थे वो कौन थे? ए के अय्यर, ठीक है। कौन थे? ए के अय्यर। तो ये 6 जो लीडर थे, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जैसा कि हमें हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इन्होंने कौन कौन से रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, किस तरह के काम किए थे इन्होंने, तो वो सारी चीजें हमारी दी हुई है। साथ में हम बात करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको जो है इफेक्ट में लाया गया था, यानी कि इसको लागू किया गया था। कब इसको लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था, ये क्यों बनाया गया था, राइट। तो ये इट प्रोक्लेम दा, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोक्लेम करता है, ये घोषणा करता है कि इंडिया अब क्या बन गया? इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सोवरन और रिपब्लिक कंट्री बन गई है। और ये अपने सिटीजन को गारंटी देती है कितनी? 3 चीजों की। जो हर यहां पर रेवोल्यूशन, जितने भी रेवोल्यूशन हुए तो हमेशा 3 चीजों की डिमांड की जाती है, और ऐसे इंडिया के लोगों ने भी इन्हीं 3 चीज की डिमांड करी थी, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम। तो यहां पर ये क्या करती है? ये इंडिया के सिटीजन को गारंटी देती है जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम की। इट एंश्योर दैट द एडिक्वेट सेफगार्ड, साथ साथ में जो हमारे जो ट्राइबल पीपल्स हैं, जो माइनॉरिटीज में हैं, एसटी एससी जो शेड्यूल कास्ट के हैं, तो उनके लिए एक सेफगार्ड जोन का प्रॉमिस करती है कि हम उनको भी एक सेफ गार्डिंग जोन में रखेंगे ताकि उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। अब हम क्या क्या करते हैं? अब हम थर्ड पर चलते हैं, डिफाइनिंग द राइट। एक ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये टास्क था कि राइट्स को कैसे डिफाइन किया जाए, कि राइट्स क्या होते हैं। तो पहले पता ही नहीं था कि राइट्स क्या होते हैं और किस तरह के राइट्स जो है वो हमें सिटीजन्स को देने चाहिए, या पर्टिकुलर कम्युनिटी को देने चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को देने चाहिए। तो ये बहुत ही जो है सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही थी, बहुत ही उलझन भरी होती जा रही थी। तो यहां पर लोगों की जो डिमांड के बेस पर राइट्स को फिक्स किया गया था, किस तरह के राइट्स जो है वो लोगों के मांगे जा रहे हैं, डिमांड है लोगों की, और उसी के डिमांड पर ही वो राइट्स बन जाते हैं। तो इसे बताया गया कि डिफरेंट ग्रुप एक्सप्रेस देयर द विल इन द डिफरेंट वेज एंड मेड द डिफरेंट डिमांड। तो अलग अलग लोगों की बच्चे अलग अलग डिमांड होती है, और उन्हीं डिमांड के बेस पर क्या किया जाता है? ये राइट्स बन जाते हैं। जैसे किसानों की अलग से डिमांड होगी, जैसे जो ट्राइबल पीपल्स है उनकी अलग डिमांड होगी, डिप्रेस क्लास की अलग डिमांड होगी, यहां पर हर एक कम्युनिटी की अलग अलग डिमांड होगी। तो उन डिमांड को उनको एक राइट में कन्वर्ट किया गया कि उनको किस तरह की डिमांड चाहिए, मतलब किस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रावधान होना चाहिए। तो इसी को ही उन्होंने राइट में डिफाइन कर दिया। तो यहां पर हम प्रोक्लेम करेंगे क्या कि द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्शन। तो ये जो अलग अलग कम्युनिटी जो है वो सेपरेट इलेक्शन की डिमांड कर रही थी, तो वहां पर कुछ लोग जो सेपरेट इलेक्शन है, तो उनमें से बहुत ही रेयर लोग ऐसे थे, लीडर ऐसे थे, रेयर ही, जो कि क्या कर रहे थे? सेपरेट इलेक्शन को क्या करे? सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे थे जो कि सेपरेट इलेक्शन को बिल्कुल मना कर रहे थे कि ये नहीं होने चाहिए। अब उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर जानने वाले, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। यहां पर देखिए, द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टोरेट, बी पोकेर बहादुर प्लाइड फॉर द कंटिन्यू सेपरेट। तो बी पोकेर बहादुर जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के क्या थे? सपोर्ट में थे, यानी कि फेवर में थे कि होने चाहिए, ताकि जो भी कम्युनिटीज को जिस तरह की जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो अपनी
अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर सके, उसमें डेवलपमेंट कर सके, तो सेपरेट इलेक्शन उनके लिए कहते हैं कि उनके लिए बहुत मतलब उन्होंने सेपरेट इलेक्शन को सपोर्ट किया था कि होने चाहिए। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें यहां पर आरबी धुलेकर की, तो आरबी धुलेकर इंग्लिश इन्होंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो चले गए हैं, लेकिन पीछे अपनी एक शरारत छोड़ गए हैं, पीछे अपनी क्या कहते हैं एक तरह की सी अपनी सोच छोड़कर चले गए हैं कि ये किसी तरह से ये डिवाइड हो जाए। तो स्टार्टिंग से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर वो खेलते चले आ रहे थे। तो यही चीज यहां पर भी देखी गई कि इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ द सेफगार्ड। तो सेफगार्ड के नाम पर उनका ये एक गेम, एक खेल खेला गया है, जो कि कहना था किसका, आरबी धुलेकर का, टोल्ड बी पोकेर बहादुर। तो आरबी धुलेकर ने बी पोकेर बहादुर को इस तरह की स्टेटमेंट दी। नेक्स्ट इसी का इम्पार्ट करेंगे क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या वो सेपरेट इलेक्शन के अगेंस्ट थे या फेवर में थे। तो उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्शन एक ऐसा पॉइजन है जो हमारी देश की पॉलिटिकल उसमें बॉडी में घुस करके और उसको पूरी तरह धीरे धीरे करके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट पूछी जाती है आपसे 1 मार्क में। गोविंद बल्लाल पंत का कहना था कि द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट वाज नॉट ओनली हार्मफुल। गोविंद बल्लाल पंत का कहना था कि सेपरेट इलेक्शन जो है वो ना सिर्फ हमारे कंट्री के लिए हार्मफुल है बल्कि देश के लोगों के लिए भी हार्मफुल है, तो इसको नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेगम इजाज रसूल जो कि खुद एक मुस्लिम थी, उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्शन की जो डिमांड कर रही है अलग अलग कमेटी, ये नहीं होने चाहिए। ये ऐसे हो जाएगा कि जो मेजॉरिटी है वो बिल्कुल जो है माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी से बिल्कुल अलग हो जाएगी, और ऐसा होने पर हमारा देश जो है वो बिखर सकता है। तो ये सेपरेट इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो इन स्टेटमेंट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको जरूर एक बार से देख लीजिएगा। अब अगर हम किस पे बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या बताया गया इसमें, विल ऑफ द पीपल। अब विल ऑफ द पीपल में क्या बताया गया कि लोगों की इच्छा, विल क्या होता है, इच्छा होती है, तो लोगों की इच्छा पर ये जो है वो काम करेगी। तो ये बनाई क्यों गई थी, ताकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। लेकिन इसमें से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे, जैसे सोशलिस्ट थे, जिसमें एक नाम बताया गया क्या, सोमनाथ लहरी जी। ये कहते थे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई है ना, ये सरासर जो है वो ब्रिटिशर्स की एक सोची समझी चाल है कि वो तो चले गए हैं, साथ में अपनी जो हाथ की कठपुतलियां हैं, यानी कि वो इनडायरेक्टली तो चले, मतलब डायरेक्टली तो चले गए लेकिन इनडायरेक्टली वो अभी भी यहीं पर हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं वो उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जैसा वो इनको गाइड करेंगे वैसा ये काम करेंगे, तो आप इस पर ट्रस्ट मत कीजिए। तो सोमनाथ लहरी जी का ये कहना था। लेकिन बाद में जैसे जैसे उन्होंने चीजों को खुद अपना लाइव अपनी आंखों से देखा, फिर धीरे धीरे उनकी सारी जो गलतफहमी थी वो दूर हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम जनरल इलेक्शंस की, है ना, तो उससे पहले हम बात करेंगे किसकी, अंतरिम गवर्नमेंट की। तो अंतरिम गवर्नमेंट कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो इसमें से आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया में जनरल इलेक्शंस कब होते हैं, तो ये होते हैं दिसंबर जनवरी 1945 को। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें क्या बताएगा कि द पावर ऑफ द स्टेट, की स्टेट मतलब पावर किसके हाथ में होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्टेट का आप ये मत पूछिए कि मतलब स्टेट जो है वो पर्टिकुलर एक राज्य के बारे में बोला गया है। तो पॉलिटिकल में भी आप बार बार देखते हो ना कि कंट्री को ही क्या बोला गया है, स्टेट बोला गया है। अब यहाँ पर पावर किसको देनी चाहिए, पावर सेंटर को ज्यादा देनी चाहिए या स्टेट को ज्यादा देनी चाहिए या दोनों को बराबर रखना चाहिए। तो इसके लिए 3 लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें से एक होगी आपकी यूनियन लिस्ट होगी, दूसरी कौन सी होगी, स्टेट लिस्ट होगी, तीसरी कौन सी होगी, कंकरेंट लिस्ट होगी। अब यहाँ पर किस किस के अंडर में कौन कौन से काम आते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो यूनियन लिस्ट में पूरा का पूरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो यूनियन जो लिस्ट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट होती है। तो जो भी हमारे क्या होंगे, पावर प्रिजर्व्ड विद द, तो पूरी की पूरी पावर किसके पास होगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों होगी, क्योंकि उनके ऊपर पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बाहर से जो आपके फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनकी भी एक तरह की टेंशन उनके ऊपर होती है। साथ साथ में जो इंटरनली जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सुधारने का जो एक बेड़ा है वो भी किसके ऊपर है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। कहने का मतलब कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी सोचने का, कुछ करने का जो एक जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाती है, क्योंकि उनको अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट अंदर और बाहर दोनों से करना होता है। अगर बात करते हैं किसकी, स्टेट की, तो पावर प्रिजर्व्ड विद द स्टेट। तो स्टेट के पास भी कुछ पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ अपने स्टेट तक ही सीमित रहती है, ना कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरी कंट्री के बारे में सोचेगी, जबकि एक स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट अपने ही स्टेट तक वो सीमित रहती है। तो इसको भी मैं बताऊंगी आगे कौन कौन से इनको काम दिए गए हैं। और कंकरेंट लिस्ट जो होती है वो इनकी दोनों का मिक्स होता है, राइट।
अब हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले किसकी, यूनियन लिस्ट की। तो यूनियन लिस्ट ऑल्सो हैड कंट्रोल ऑफ द मिनरल एंड द की इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी मिनरल्स है, जितने भी माइंस है, वो सारी की सारी किसके अंडर में होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है ना। और जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी किसके अंडर में होती है, यानी कि उनको टैक्स वगैरह होता है, वो किसका होता है, वो हमारे यूनियन गवर्नमेंट का होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लैंड प्रॉपर्टी टैक्सेस और उसके साथ में सेल टैक्स एंड द टैक्सेस ऑन द बॉटल लिकर। तो इसके टोटल जो है वो 66 जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि इसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में टोटल 66 जो है वो काम आते हैं। और यहाँ पर 97 जो है वो यूनियन हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके अंडर में काम आते हैं, राइट, जिसमें कि आर्मी भी उनके अंडर में हो जाएगी और यहाँ पर पुलिस इनके अंडर में हो जाएगी। तो टोटालिटी में अगर मैं बात करूं कि इनके अंडर में, यानी कि इनको 97 तरीके के काम करने होते हैं और इनको 66 तरीके के काम करने होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, कंकरेंट लिस्ट की, तो कंकरेंट लिस्ट जो है वो दोनों का क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे मान लो कि इसमें टोटल जो है वो 52 इसमें काम दिए गए हैं कि 52 जो काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो दोनों को मिलाकर किए करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके बैंकिंग हो गए, तो बैंक्स वगैरह जो होते हैं वो आपके प्राइवेट भी होते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट भी होते हैं। तो जो प्राइवेट बैंक होते हैं, या फिर आप टोल टैक्स लगा लीजिए, या फिर हॉस्पिटल्स लगा लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल लगा लीजिए, जो कि गवर्नमेंट स्कूल होते तो स्टेट के अंदर है, लेकिन उसका कुछ परसेंट जो है वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट को जाता है और कुछ परसेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का क्या होता है, ये दोनों का मिक्सअप होता है। अब अगर हम बात करें किसकी, द लैंग्वेज ऑफ द नेशन की, तो लैंग्वेज ऑफ द नेशन में हम क्या करने वाले हैं, महात्मा गांधी जो सपोर्ट करते थे किसको, हिंदुस्तानी को। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए वो हिंदुस्तानी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर काफी सारे, यानी कि मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी और उर्दू को बोलने वाले हैं। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, हिंदी प्लस उर्दू दोनों का ब्लेंड है ये। तो वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। आर.वी. दुलेकर जो है वो स्ट्रॉन्ग अपील करते हैं किसके लिए, हिंदी के लिए, कि हिंदी हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो जब ये पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा था तो इसमें क्या बताया गया, इसमें यहाँ पर डिसीजन निकाला गया कि पहले के 15 ईयर्स तक हमारी जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी, वो इंग्लिश थी। इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस। तो जो हमारे ऑफिस वर्क होते थे, ऑफिशियल वर्क होते थे, वो सारे के सारे इंग्लिश में होते थे फर्स्ट 15 ईयर्स। ईच प्रोविंसेस वाज द, लेकिन साथ साथ में यहाँ पर हर प्रोविंसेस को ये अलाउंस कर दी गई थी, मतलब कि ये परमिशन दे दी गई थी कि वो अपने जो भी उनके ऑफिशियल काम होते हैं वो उनके जो उनकी रीजनल लैंग्वेज होती है वो उसमें कर सकते हैं। तो ईच प्रोविंसेस वाज टू एबल अलाउड टू चूज वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल वर्क विद इन द प्रोविंसेस। तो वो अपने ऑफिशियल जो उनकी लैंग्वेज होगी स्टेट के अंदर, जो भी वो काम करेंगे वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे सम अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। तो अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स में क्या करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कब साइन किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कब किया गया था, दिसंबर 1949 के अंदर। उसके बाद यानी कि जो हमारी एक तरह की जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में जो हमारा 3 साल का टाइम लगा था, यानी कि अगर मैं इसकी एक्यूरेट की बात करूं, एक्यूरेसी की बात करूं, तो ये कितना टाइम लगा था, इसको 2 इयर्स लगे थे और 11 मंथ्स एंड 18 डेज, ठीक है, 11 मंथ्स एंड 18 डेज। तो टोटल इतना टाइम लगा था एक्यूरेट, राइट। तो लगभग हम 3 साल के आसपास कर सकते हैं कि इसको बनने में जो है लगभग 3 साल का टाइम लगा था। तो ट्रायस्ट विद डेस्टिनी, अब ये क्या होती है कि रात मतलब मिडनाइट, यानी कि आधी रात को जब हमारा पूरा भारत सो रहा था, पूरा संसार सो रहा था, तो उस टाइम जब भारत आजाद हुआ था तो आधी रात के टाइम उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसको ट्रायस्ट विद डेस्टिनी कहा जाता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान इंडिपेंडेंसी सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन इन कराची, पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया जा रहा था कराची के अंदर, वो 14 अगस्त 1947 को किया जा रहा था, ठीक है, 14 अगस्त 1947 को। लेबर गवर्नमेंट कब ये आती है, लेबर गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर। तो ये लेबर गवर्नमेंट जो है वो लेबर के लिए बनाई गई थी। ये ब्रिटेन के अंदर कब पावर में आती है, तो ये आती है आपकी 26 जुलाई 1945 को। ये भी बहुत बार पूछी जाती है, मैच द फॉलोइंग में आपको यहां से मैच करने के लिए क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, राइट। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है। इट प्रोक्लेम, तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो क्या प्रोक्लेम करता है, उद्घोषणा करता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई है, सोवर्जन रिपब्लिक बन गई है। ये अपने सिटीजन को गारंटी देती है इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस का, एंड एश्योर द एडिक्वेट
safeguards shall be provided the minority, backward and the tribal areas and the depressed and the other बैकवर्ड क्लासेस। तो ये हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इस तरह की क्या देती है, ये अपने इंडियन सिटीजन को एक एश्योरिटी देती है कि इंडिया के हर व्यक्ति को अब जस्टिस मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी और क्या मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, जो पहले उनको कभी नहीं मिली थी अंग्रेजों के टाइम या उससे पहले जो मुगलों का पीरियड चल रहा था या उससे पहले जो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे। अब किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगा। इन सभी बातों को लेकर के मिला करके यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाता है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो अगर पूछा जाए कि अडॉप्ट कब किया गया था तो आपको लिखना क्या होगा, इसको अडॉप्ट किया गया था कब, नवंबर 1949 को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी इंप्लीमेंट की, तो इंप्लीमेंट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है? तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, यानी कि क्विक रिवीजन जो लेकर जानी थी वो हमारी क्लियर हो गई है। अब बच्चे देखो, CUET का एग्जाम भी आपको देना है, तो CUET की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, क्योंकि CUET की प्रिपरेशन जो है वो आपकी जो आपको एक और नेक्स्ट कदम तक लेकर जाएगी, एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर CUET के स्कोर के बिहार पर ही आपका कॉलेज में एडमिशन होगा और अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए आपको उसी लेवल की तैयारी करनी होगी, प्रिपरेशन करनी होगी। तो उसके लिए आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्रैश कोर्स, ये जो है वो क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको CUET के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ साथ में आपको सिलेक्शन किट और प्लस आपकी PYP किट भी दी जा रही है। तो बुक्स के साथ साथ में आपको 170 ऑनलाइन टेस्ट और आपके 70 जो है वो ऑफलाइन टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, जिससे आप कंसेप्ट को क्लियर करके इस तरह के टेस्ट को, मॉक टेस्ट को लगाकर देखिए कि आपने कंसेप्ट को कितना समझा। तो ये सारी चीजें आपको प्रतिज्ञा प्लस में दी जा रही है। अब यहाँ पर कैसे इसको बाय करना है प्रतिज्ञा प्लस को, तो आपको कैसे करना है, आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे तो वैसे आपके पास इस तरह की एक विंडो आएगी ऑल कोर्सेज की। तो आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। देन उसके बाद क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, फिर UG पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस को, सभी के लिए है, राइट। तो हम आर्ट्स पर करेंगे, तो ये रहा आपका प्रतिज्ञा प्लस, जिसमें आपको विद PYP हाइब्रिड किट। तो हाइब्रिड किट का मतलब समझते हो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के आपको टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, मतलब टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। तो आपको इसको करने के लिए क्या करना है, इसको करने के लिए बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको एक कूपन कोड बता रही हूँ, उसी को लगाइएगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो आपको कूपन कोड क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना है इसमें Y489। क्या लगाना है बच्चे, आपको कूपन कोड लगाना है Y489। क्लियर, Y489, ठीक है। क्या लगाना है, Y489। बस इसको अप्लाई कर देना है और अप्लाई करते ही आपका ये जो है वो 20% का ऑफ आपके पास हो जाएगा। तो 20% के डिस्काउंट पर आपको क्या करना है, इसको परचेज करना है और अपनी CUET की प्रिपरेशन को आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसकी क्लासेस जो है वो आपकी 25 से स्टार्ट हो जाएंगी। और जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उसी कॉन्फिडेंस के आधार पर आप क्या करोगे, अपने CUET का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करोगे। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम फोड़ना है वैसे ही आप CUET का एग्जाम भी फोड़ेंगे। आई बिलीव ऑन यू, राइट। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।